हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट योर ओन मनी इज द लर्निंग ऐप। हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, लिविंग वर्ल्ड। राइट स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा? लास्ट क्लास में हम लोग समझ पाए कि लाइफ को इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, एक डेफिनेशन देना लाइफ की बहुत मुश्किल हो रहे थे हमारे साइंटिस्ट लोगों के लिए, बिकॉज लाइफ इतनी डाइवर्स है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है लाइफ की कि लाइफ को एक डेफिनेट बाउंड्री में बांध पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसलिए लोगों के दिमाग में, जो उस समय के साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना लाइफ को इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ना करके लाइफ को उसके कैरेक्टर्स के बेस पे पहचानना स्टार्ट करें। राइट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर दिए थे, कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स बताए थे। मैंने आपको यह भी सिखाया बच्चों कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैरेक्टर्स जो आप पढ़ रहे हो, ये जो मैंने आपको दिखाए सिर्फ यही कैरेक्टर्स है लाइफ के, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफ इज सो डाइवर्स, लाइफ की बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत डाइवर्सिटीज हैं, तो कैरेक्टर्स भी लाइफ के साथ रिलेटेड बहुत डाइवर्स हैं, बहुत वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर्स हैं। बट सारे कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे टैकल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते। सो आपकी एनसीईआरटी और मैंने, आपकी एनसीईआरटी ने 5 से 6 कैरेक्टर्स को बेस माना, मैंने आपको 8 से 10 कैरेक्टर्स बता दिए। ये वो बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स के हेल्प से आप बाकी अदर्स कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, मैं अब लाइफ की बात करते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना। इस चैप्टर में जो हमें जो पर्टिकुलरली सीखना है, यहाँ पे हम लोग उस चीज पे आते हैं। जैसे ही हम लोग बात करते हैं लाइफ की, तो हमें बचपन से पढ़ा हुआ एक चैप्टर याद आता है, जो हम लोग बेसिक क्लासेस से पढ़ रहे हैं अपने बचपन से ही। क्या? कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा उसको एडवांस कर दूं अगर मैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि अगर आप लाइफ की बात कर रहे हैं कि लाइफ कहां से आया, तो आप सीखते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि लाइफ के लिए जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीसीज को बनाने में, उनके स्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो यूनिट यूज हो रही है, या इस लिविंग यूनिट के अंदर, ये लिविंग बॉडीज के अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं, उन फंक्शंस को भी फंडामेंटली अश्योर करने के लिए कि कहां होना है, कैसे होना है, वो उसके अकॉर्डिंग भी फंक्शनली भी कुछ यूनिट्स मिलके एक लाइफ लाइक ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग स्पीसीज को असाइन करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में, बेसिक डेफिनेशन होती है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट इज दैट? इज सेल, है ना। आप सब लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ा है 100% अपने लोअर क्लासेस में, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ लोग इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल को एक साथ बोल देते हैं, जो कि हमारी लाइफ की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। बहुत से बच्चों को यह भी डेफिनेशन पता होगी कि फंडामेंटल यूनिट, डायरेक्ट यहां से, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। बहुत से लोगों को पता होगा। अब आपको जो भी बचपन में डेफिनेशन पढ़ा था आपने कि फंडामेंटल यूनिट है, थोड़े एडवांस होके 9th-10th में फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे थे, अब 11th-12th में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा अब कि कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की कोई भी सेल। राइट, अगर आप एक सेल के बारे में सीख गए, बिकॉज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो अगर आप लाइफ के बारे में सीखना चाहते हैं तो पहले एक सेल के बारे में, एक टिपिकल सेल के बारे में सीखते हैं। ठीक है, एक टिपिकल सेल के बारे में अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज हो गई, एक टिपिकल सेल के बारे में आप सीख गए कि इस सेल के अंदर लाइफ का कैरेक्टर कैसे आ रहा है, तो आप इस सेल से रिलेटेड जो भी इसके अंदर चीजें हैं, उस चीजों से लाइफ का रिलेशन निकाल सकते हैं, और लाइफ कैसे डेवलप होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं।
मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा देखिए। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कुछ बातें बताता हूं और आपको कनेक्ट करता हूं इस चीज से। सबको पता है कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारी, इसके लिविंग हमारी जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग में दो चीजें पाई जाती है। जो ह्यूमन सराउंडिंग्स है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय टू थिंग्स, जिसको बहुत बहुत इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें कुछ क्या है, लिविंग थिंग्स है, और हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें क्या है, नॉन लिविंग। ये हम जानते हैं, अभी जानते हैं हम कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले कि कैसे डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, राइट। मैंने आपको सिखाया कि जो लिविंग है, तो लिविंग है मतलब यहाँ पे क्या होगी, लाइफ होगी, राइट बच्चों। लिविंग है तो क्या होगी, लाइफ होगी। और लाइफ है तो यहाँ पे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, आपकी बेसिक डेफिनेशन, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, या थोड़े एडवांस होके बोले तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, सेल जरूर प्रेजेंट होगा। वहां पे क्या होगा, सेल जरूर प्रेजेंट होगा। अब आप लोगों को पता है कि सेल की भी बहुत वैरायटीज हैं। अगर आप नंबर की बात करें तो अगर कहीं पे एक सेल है तो लाइफ है, यानी अगर कहीं पे स्पीसीज यूनिसेलुलर है तो ये भी लिविंग है, राइट। ये भी क्या है बच्चों, लिविंग है। कहीं पे सेल एक से ज्यादा है, कोई स्पीसीज जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं, दैट विल बी मल्टीसेलुलर। बट ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी लिविंग होगा। कहीं कहीं पे सेल की टाइप्स भी पढ़ रखी है आप लोगों ने, पिछले कुछ क्लासेस में आप लोगों ने सेल के टाइप भी पढ़ रखे हैं बच्चों। मुझे याद है कि आप लोगों ने पढ़ा है सेल के टाइप्स भी। आप लोगों को 100% पता होगा यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। आपके पास दोनों ही चीजें हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। राइट बच्चों, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये कोई भी सेल हो, मैंने क्या बोला, अगर सेल है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में है तब भी वो क्या होगी, लिविंग होगी। सेल मल्टीसेलुलर फॉर्म में है तब भी वो क्या होगी, लिविंग होगी। वो यूकैरियोटिक है या वो प्रोकैरियोटिक है, सेल के प्रेजेंस के वजह से ही लाइफ आ जाती है ना। जहां पे सेल प्रेजेंट है वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिएगा क्या किया। जब सेल के अंदर, सेल जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे लाइफ है ऐसा माना, अभी मैंने बोला। बट मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, where there is cell there is life surely। ये मेरा स्टेटमेंट है और मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि दिस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कैटेगरी कर सकते हैं। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सुनते ही आप लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर्स आ गए होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ट्रू है, कुछ लोगों को लग रहा होगा फॉल्स है। अब आपको कैसा लग रहा है, वो क्या है, वो चीजें आप रिलेट करिएगा कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो मेरे एक्सप्लेनेशन से कितना कनेक्ट हो पा रहा है। मेरा स्टेटमेंट क्या, एक बार दोबारा से करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि जहां पे भी सेल प्रेजेंट है, वेयर देयर इज ए सेल, जहां पे भी सेल प्रेजेंट है वहां पे लाइफ 100% पाई जाएगी। अब जो लोगों का आंसर ट्रू है,
पहले वो सुने बच्चों। सेल की प्रेजेंस लाइफ के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारी सेल्स लिविंग फॉर्म में ही रहे। कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, नॉन लिविंग। समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। आप लोग जहां पे भी बैठे होंगे, घर के अंदर होंगे, छत पे, आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको पेड़ दिख रहा होगा या दिखेगा या देखा होगा। वो जो ट्री है, उस ट्री है, दैट ट्री इज लिविंग, दैट इज द प्लांट, तो वो भी लिविंग है, उसके अंदर भी सेल्स पाई जाती है। अब उसी पेड़ को कट कर दिया हमने, और कट करके उस पेड़ से हमने टेबल बना ली, चेयर बना ली, बेड्स बना लिए, विंडोज बना ली। अभी आप बताओ कि क्या आपके घर के दरवाजे, खिड़की, टेबल, चेयर ये लिविंग है क्या? नहीं, ये लिविंग नहीं है। ये लिविंग थे। कब थे? जब ये प्लांट के फॉर्म में थे। बट हमने अभी क्या कर दिया, उनको कट कर दिया, और कट करके अब उनको घर में अपने हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग अपनी जरूरी चीजें हम लोग बना पाए। वहां पे भी सेल था, जब वो पेड़ था तो भी ये सेल था। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। ये सेल है तो ये लिविंग है, राइट? अभी क्या किया हमने, इस पेड़ को कट कर दिया। सपोज करो ये वाला पोर्शन आप अपने घर में कोई भी चीज बनाने के लिए यूज कर रहे हो, लिया, आप जो समझ लो। मैंने अपने घर पे इसका दरवाजा बना दिया, अब आप ये बताओ, ये प्लांट के फॉर्म में लिविंग था, बट जब ये डोर है तो ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग? जब ये इन फॉर्म ऑफ डोर है तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? आपका आंसर होगा, आपको पता है कि हम अभी बात कर रहे हैं डोर की, तो डोर 100% क्या है बच्चों? नॉन लिविंग। यार क्या चेंज आया होगा, क्या चीज है ऐसी जो एक लिविंग सेल को अपने आप ही नॉन लिविंग में कन्वर्ट कर दिया? यहां से और यहां में क्या वेरिएशन आ गया इस प्लांट के अंदर, इस सेल के अंदर? दिस इज आवर कंसर्न। हमें यही समझना है कि इस सेल को जब ये यहां पे है, ये अभी लिविंग की तरह बिहेव कर रही है। आपको दिख रहा है, जब ये पेड़ प्रॉपर लगा हुआ है तो ये लिविंग की तरह बिहेव कर रही है। अगर इसी प्लांट के इस पार्ट को कट कर दिया हमने, कट करके अपने घर के हाउस होल्ड की कोई चीज बना ली, देन द सेम सेल, सपोज करो वो सेल यहां पे है ना, वो सेल यहां पे है, ये येलोइश पार्ट, ये जो पार्ट है वो यहां पे है। अब ये क्यों, ये सेल जब डोर के अंदर आ गई तो ये सेल नॉन लिविंग कैसे हो गई? हमारा क्वेश्चन ये है कि ये नॉन लिविंग कैसे हो रही है? अब हमारा जो कंसर्न है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो यही है कि क्या चेंज आया होगा इस सेम सेल के अंदर कि वो यहां पे लिविंग की तरह बिहेव कर रही थी और अभी ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगी। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो देखिए कि क्या चेंज आया था। अपने लोअर क्लासेस में आप लोगों ने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, जब भी आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे या आपको सेल के नॉलेज कहीं से मिली होगी। एक साइंटिस्ट थे, नेम इज हक्सले। द साइंटिस्ट नेम इज हक्सले। हक्सले साहब कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा काम का स्टेटमेंट है। क्या बोला हक्सले साहब ने कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो लाइफ का फिजिकल बेसिस है। एंड आपको पता है ये प्रोटोप्लाज्म कहां पे पाया जाता है?
कोई भी सेल है, ये एक टिपिकल सेल मान लेते हैं, एनिमल सेल। इस एनिमल सेल की जो बाउंड्री होगी, दिस बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे पाई जाती है लिक्विड सब्सटेंसेस जो इसके अंदर भरे पड़े। इसके अंदर दो ही चीजें पाई जाती हैं बच्चों सेल के अंदर। एक तो इसके अंदर भरा हुआ इसका लिक्विड सब्सटेंस, और दूसरे पाए जाते हैं इन सस्पेंडेड फॉर्म इसके सेल ऑर्गेनेल्स। क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। दिस पार्ट, दिस लिक्विड पोर्शन, दिस लिक्विड, मैं लिक्विड लिख रहा हूं बट दिस इज नॉट परफेक्टली लिक्विड, बस अभी आपके लिए क्या, पानी के जैसा। क्या? पानी के जैसा। दिस लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। अगर आप सेल के अंदर कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो सेल के अंदर यहां पे सेल के बीच में कुछ यहां पे इस पोर्शन में डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी, इस न्यूक्लियस के अंदर भी अगर देखेंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी ये लिक्विड सब्सटेंस पाया जा रहा है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस के अंदर इसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो बाकी सराउंडिंग में भरा पड़ा है, ये जो बाकी सराउंडिंग में भरा पड़ा है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। राइट? ये ओवरऑल ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, जो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। समझने की बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, आप बात करें साइटोप्लाज्म की, जो प्रोटोप्लाज्म मिलके दोनों प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर 92% वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर। 92% वाटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग डिटेल में आगे सीखेंगे। 92% वाटर पाया जाता है। ये वाटर इस सेल को तब मिलेगा, ये वाटर इस सेल को तब मिलेगा जब ये सेल रूट के साथ जुड़ी होगी। राइट? याद आया? जब ये पेड़ होगा, पेड़ होगा तो इसके अंदर रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक बार आप देखिए, अगर आप भूल रहे हो तो। मैंने आपको ये करवाया था, यहां से कट किया था, यहां पे सेल थी। अब अगर ये सेल रूट से कनेक्टेड है तो रूट वाटर लेके, रूट यहां से वाटर लेके इसको पहुंचा रहा था और इसका प्रोटोप्लाज्म मेंटेन था। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कट कर दिया रूट को, जैसे ही आप लोगों ने क्या कर दिया, रूट को कट कर दिया, ये लोग कट कर दिया कि अब तो यहां पे रूट है ही नहीं, रूट नहीं है तो ये H2O भी अब नहीं जा पाएगा। जब H2O यहां तक नहीं पहुंचेगा तो ये प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म अपने आप ही क्या होने लगेगा? डीजेनरेट। ये प्रोटोप्लाज्म क्या? डीजेनरेट। और प्रोटोप्लाज्म खत्म हुआ, सेल के अंदर से प्रोटोप्लाज्म खत्म हुआ तो जैसे हक्सले साहब ने कहा है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये लाइफ का क्या है? फिजिकल बेसिस है। और अगर प्रोटोप्लाज्म खत्म तो लाइफ भी खत्म।
क्या सीखा आप लोगों ने कि कहीं पे जहां पे सेल है, ऐसी कोई सेल है, इस सेल के अंदर अगर लाइफ है तो उस लाइफ का मेन सबसे फंडामेंटल रीजन बेटा कि सेल के अंदर लाइफ क्यों पाई जा रही है, जो सबसे फंडामेंटल रीजन है वो है ये प्रोटोप्लाज्म। और अगर आपको याद है तो मैंने जब आपको कैरेक्टर्स बताए तो उस कैरेक्टर्स में मैंने प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग 11th में हो और 11th में अगर आप लोग ये चीज सीख गए प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, कि ये जो प्लाज्म है सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस के वजह से ही लाइफ पाई जाएगी। जहां पे वो लिक्विड सब्सटेंस नहीं है वहां पे लाइफ नहीं पाई जाएगी। आपकी बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन इससे निकल आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। बट अगर आप लोग इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश कर लेंगे, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करता हूं। साइंटिस्ट का नाम हक्सले ने बोला कि क्या है ये, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। यहां पे जो लाइफ पाई जाएगी सेल के अंदर वो कैसे आएगी, मैंने बोला सेल में प्रेजेंट लिक्विड के वजह से। ये परफेक्टली लिक्विड नहीं होता बट अभी चलेगा, हम लोग साइटोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इस लिक्विड में क्या है इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या है बेटा, वाटर। एंड दिस वाटर दिस प्लांट टेक्स बाय द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जो रूट है, रूट पानी को एब्जॉर्ब कर रही है और इस सेल को दे रही है। जब आपने इसको कट कर दिया, कट करने से उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म को जो 92% वाटर चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है एंड प्रोटोप्लाज्म डीजनरेट। और जो लिविंग सेल, जब वो पेड़ के फॉर्म में लिविंग थी, जब आपके घर में टेबल चेयर बनती है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करती है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटोप्लाज्म नहीं है। जरा देखना, ये तो आपने एनिमल सेल माना था। अगर मैं इसको कोई प्लांट की सेल बोल दूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये प्लांट सेल भी तो हो सकता है। अगर मैं इसको कोई प्लांट की सेल बोल दूं तो अगर सेल प्लांट सेल बोलने ही क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेल वॉल बनानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि एक एक्सटर्नल लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्सटर्नल लेयर आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लेयर बढ़ा दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेल वॉल। क्या बोलने लगते हैं, सेल वॉल। डिटेल में सब पढ़ने वाले, लेकिन अभी जैसे ही सेल वॉल बना दिया मतलब क्या, ये प्लांट की सेल हो गई। अभी ये एनिमल की सेल नहीं। एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी पाई जाती है। ये तो कवरिंग की बात हमारा अभी टॉपिक ही नहीं है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म तो पाया जाता है। मतलब एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगी। मैं अभी बता देता हूं, एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल जहां पे लाइफ है वहां पे प्रोटोप्लाज्म डेफिनेटली 100% पाया जाता है। इस चीज को और कंफर्म करने के लिए और आप लोगों के ब्रेन में फिट करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और स्टेटमेंट। आप लोग फिर से जज करेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है। एंड स्टेटमेंट इज, virus is living. The other statement is virus is non-living. तो स्टेटमेंट है, आपको दोनों में यस और नो चूज करना है। मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये स्टेटमेंट को आप लोग अपने हिसाब से आंसर करेंगे कि वायरस क्या है, यस नो। फर्स्ट स्टेटमेंट यस नो। सेकेंड स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं वायरस इज लिविंग, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, एस नो आप अपना आंसर दे लेंगे। नॉन लिविंग है, यस और नो। अब आप जिनको पता होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता होगा
वो इस स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये चीज भी सीख जाएंगे अपने आप ही कि क्यों लाइफ के लिए प्रोटोप्लाज्म इतना इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझ के प्रोटोप्लाज्म का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आप लोगों को, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, क्योंकि अगर आपने प्रोटोप्लाज्म सीख लिया तो बाकी सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सुनना बच्चों, क्या हुआ वायरस के बारे में, आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वायरस का भी डिटेल में। कोई भी जब वायरस होता है, कहीं पे भी वायरस प्रेजेंट है, तो वायरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वायरस की एक कवरिंग होती है, हमेशा एक तो वायरस की कवरिंग होती है, जो कवरिंग बनी होती है, जैसे वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल की कवरिंग किसकी बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वायरस की कवरिंग किसकी बनी होती है, वायरस के ऊपर पाए जाते हैं प्रोटीन कोट्स। राइट बच्चों, वायरस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन कोट्स। और इस प्रोटीन कोट्स के अलावा वायरस के अंदर यहां पे पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल। राइट, दो ही चीजें हैं वायरस में, एक तो प्रोटीन कोड और दूसरा क्या, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अलग अलग वायरस पे, ये भी अभी आप हायर क्लासेस में 11th में आ गए, 12th में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा। बट अभी के लिए आपको बस यही सीखना है कि किसी भी वायरस के अंदर एक तो उसकी कवरिंग होती है प्रोटीन कोड और दूसरा पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। अगर मैंने ये बोला कि ये वायरस है, ये वायरस का ही डायग्राम बना हुआ है, अब आपसे मैं डायरेक्ट सवाल पूछूं, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग, लिविंग है कि नॉन लिविंग, वायरस इज लिविंग सेल और डेड सेल। आपने बोला सेल, वायरस को आपने जैसे बोला क्या, सेल। आपको पता है बेटा, सेल को लिविंग तभी बोलेंगे जब वहां पे क्या है, अभी अभी सिखाया, वहां पे क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। आपको यहां पे कहीं पे भी प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आपको इस वायरस के स्ट्रक्चर में, आपको इस वायरस के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है, नो, प्रोटोप्लाज्म इज मिसिंग, नहीं है प्रोटोप्लाज्म। दैट्स व्हाई दिस वायरस, इस वायरस के सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए ये वायरस कैसा होगा, इसलिए ये वायरस कैसा होगा, ये वायरस होगा इस वजह से नॉन लिविंग। कैसा होगा, नॉन लिविंग। अच्छा, वायरस नॉन लिविंग है तो हमारे बॉडी पे अटैक कैसे कर पाता है, हमें इंफेक्शंस कैसे होते हैं। वायरस के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। लेकिन जब ये नॉन लिविंग वायरस की सेल, ये नॉन लिविंग वायरस की सेल किसी दूसरे लिविंग सेल पे अटैक करती है, क्या करती है, किसी दूसरे लिविंग सेल पे अटैक करती है। जैसे ही ये लिविंग सेल के पास गई, ये लिविंग है तो इसके पास तो अपना प्रोटोप्लाज्म पाया ही जाएगा। जैसे ही ये किसी दूसरे लिविंग सेल पे अटैक करती है, यहां पे क्या है, उस सेल का अपना प्रोटोप्लाज्म है, इसके पास तो लिविंग सेल है, मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। वायरस की सेल उस लिविंग सेल की प्रोटोप्लाज्म को यूज करना शुरू कर देता है और खुद के पास प्रोटोप्लाज्म ना होते हुए भी वो इसके प्रोटोप्लाज्म को यूज करके बिहेव लाइक, इट एक्ट लाइक, इट बिहेव लाइक अ लिविंग सेल। व्हाट हैपन, इट विल बिहेव लाइक अ लिविंग सेल। अगर अब आप इस स्टेटमेंट को देखें, वायरस इज लिविंग नॉट परफेक्टली, 100% लिविंग है क्या, नो, नो, वायरस इज लिविंग, नो, वायरस इज नॉन लिविंग, नो। अरे लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इट डिपेंड्स। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, डिपेंड करता है। क्या होता है ये, डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। What is the meaning of डिफेंस ऑफ एनवायरमेंट? अगर वायरस कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे लिविंग सेल के कांटेक्ट में है,
जहां पे कहीं लिविंग सेल के कांटेक्ट में है, वहां पे प्रोटोप्लाज्म को यूज करके लिविंग सेल की तरह काम करने लगता है। और अगर ये वायरस लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है तो अपना प्रोटोप्लाज्म ना होने की वजह से दिस वायरस विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग सेल। तो ये क्या करता है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, ऐसा लगता है कि कभी लिविंग है कभी नॉन लिविंग है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, दिस इज द वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इसी के साथ आप लोग ये भी समझ गए कि क्यों और कैसे प्रोटोप्लाज्म इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, है ना। प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस और एब्सेंस से लाइफ के कैरेक्टर डिसाइड हो रहे हैं कि उसको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग। जहां पे भी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो सेल लिविंग होगी, जहां पे सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है वो सेल नॉन लिविंग होगी। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म कैसे लाइफ को, आप देख पाए कि कैसे प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं कि जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो सेल लिविंग होगी। अगर कहीं पे सेल प्रेजेंट भी है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल नॉन लिविंग होगी। अब बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।